So this is a question. Next two questions, ये जो अभी दो questions रह गए थे solved examples वाले, ये दोनों काफी अच्छे questions हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिए. So a particle slides down a smooth inclined plane of elevation theta. तो ये elevation theta है, इससे ये particle नीचे slide करके आ रहा है, right? Fixed in an elevator going up with an acceleration a0. तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, एलिवेटर खुद एक्सेलरेट कर रहा है a0 एक्सेलरेशन से. द बेस ऑफ द इंक्लाइन हैज अ लेंथ l. ये जो इसका जो बेस है, इस इंक्लाइन का बेस का लेंथ l है. फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द बॉटम. तो पहले क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस अगर हम देखें इधर से इधर तक, तो ये l है, राइट. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मान लो ये डिस्टेंस x है, तो l अपॉन x will be equal to base by hypotenuse is equal to cos theta. So the distance x, that is the length of the incline on which the particle is moving, that is equal to l upon cos theta. First, इसके बाद इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे अगर एक पार्टिकल है, ये इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लाइन है वो थीटा है, इधर अगर mg होगा, राइट. तो ये जो डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एक दूसरे से, तो ये इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा, राइट. एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे. एंड इसके अलावा बिकॉज ये a0 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इस पे एक नीचे स्यूडो फोर्स भी आएगा विच इज इक्वल टू ma0. स्यूडो फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा यहाँ पे ma0 साइन थीटा और यहाँ पे ma0 cos थीटा. तो नेट फोर्स जो इस डायरेक्शन में है दैट इज mg साइन थीटा प्लस ma0 साइन थीटा. सो और मान लो ये जो नीचे आ रहा है इसका एक्सेलरेशन a है, सो mg साइन थीटा प्लस जो इंक्लाइन अलोंग द इंक्लाइन जो फोर्स लग रहा है ma0 साइन थीटा इज इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन. m कैंसिल कर देंगे, कॉमन है, दोनों तरफ m कैंसिल हो जाएगा. सो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g साइन थीटा प्लस a0 साइन थीटा. ये हमारा नेट एक्सेलरेशन है, ठीक है. अब ये इनिशियली रेस्ट पे था, ठीक है, पार्टिकल स्लाइड कर रहा है, इनिशियली रेस्ट पे था, तो जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर. तो डिस्टेंस ये क्या है, x विच इज इक्वल टू l अपॉन कॉस थीटा is equal to half into acceleration g sin theta plus a0 sin theta into t square. हमें टाइम निकालना है, so this will be equal to t square पहले is equal to 2l divided by g plus a sin theta, g plus a0, this is a0, g plus a0 sin theta into cos theta. So that means t is equal to square root of 2l by g plus a0 sin theta into cos theta. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir.
लिख लिया सभी ने? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Next question. All the surfaces shown in figure are assumed to be frictionless. सारे surfaces frictionless हैं. The block of mass m slides on the prism with which in turn slides backward on the horizontal surface. मतलब ये जो small m mass है ये इधर slide कर रहा है और ये वाला जो mass है जो capital M वाला ये पीछे की तरफ slide कर रहा है. ठीक है. ये इसलिए ऐसा होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है कि क्यों ऐसा होता है, दैट इज, अगर कोई बच्चा पूछे कि भाई ऐसा होता क्यों है सर, तो इसलिए होता है क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास तब तक मूव नहीं करेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है, आगे तुम लोग पढ़ोगे. तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, राइट, उस समय इसका और इसका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा तब जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा उसी पॉइंट पे होना चाहिए. तो बिकॉज ये वाला जो मास है, देखो ये राइट में इतना मूव कर गया ना, इतने डिस्टेंस से मूव कर गया, तो इसको भी इवेंचुअली थोड़ा इधर मूव करना पड़ेगा जिसके 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 कारण उसका सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे रह सके, मतलब उसी वर्टिकल लाइन पे रह सके. इसीलिए वो पीछे की तरफ मूव कर. क्लियर है ये? Yes. सेंटर ऑफ मास उसी स्ट्रेट लाइन में मेंटेन रहे. क्यों मेंटेन होना जरूरी है? क्योंकि जो भी फोर्स ये लग रहा है, अगर हम इन दोनों मास को एक सिस्टम मानते हैं, तो जो भी फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो सब इंटरनल फोर्स है. देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास उसी स्ट्रेट लाइन पे रहना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करना चाहिए. तो बिकॉज स्मॉल एम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो कैपिटल एम को भी हॉरिजॉन्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, सेम डिस्टेंस से नहीं. डिपेंड करेगा मास का क्या रेशियो है उस पर, वो सब सेंटर ऑफ मास वाला जब चैप्टर करेंगे तब करेंगे. तो वो मूवमेंट इस तरीके से होता है कि दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंबाइंड सिस्टम आफ्टर द स्मॉल m has reached to the bottom of this inclined plane remains at the same vertical line. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसा होता है. अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे दोनों का मास दे रखा है, राइट ना, हमें निकालना है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू द प्रिज्म. प्रिज्म के रेस्पेक्ट में हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है. सो पहले तो इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम. तो लेट द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रिज्म बी ए नॉट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. इसका एक्सेलरेशन जो है ए नॉट है बैकवर्ड डायरेक्शन. So let acceleration of prism be a naught in backward direction. ठीक है. So अब इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे वेज का पहले, मतलब जो इंक्लाइन प्लेन है उसका, और जो स्मॉल ब्लॉक मास m है उसका. तो अगर ये कैपिटल M वाला है हमारा, राइट, तो पहले इसका अगर हम देखें, बिकॉज ये जो स्मॉल m है ये एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे है जो कि खुद ही एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये जो होगा ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हो गया, तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा. वो स्यूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इसके जिस डायरेक्शन में वो इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो m a नॉट इधर एक स्यूडो फोर्स लगा. स्मॉल m ब्लॉक का अगर हम पहले बना रहे हैं तो ये एंगल थीटा है, इसका जो वेट होगा mg इधर, तो इसके mg के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे. ये हो गया mg साइन थीटा और इधर हो गया mg कॉस थीटा, राइट. एक नॉर्मल रिएक्शन है, n हो गया इस डायरेक्शन में. ठीक है. अब ये जो वेज है इसका अगर हम
इंक्लाइन प्लेन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इसके ऊपर ये जो n ऊपर के तरफ है, इसके ऊपर एक सेम एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल, ये n इधर लगा, राइट। इसका अपना वेट होगा कैपिटल mg, और एक नॉर्मल रिएक्शन n1 है। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। अब इस n का, ये जो n इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर, राइट। तो ये अगर थीटा है ना, तो ये थीटा है। अब यहाँ पे आएंगे, राइट। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ जो फोर्स होगा दैट विल बी n cos थीटा। एक हो गया इधर n cos थीटा, और दूसरा इधर, सो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, और ये भी 90 माइनस थीटा है, तो ये n sin थीटा है। ये किस एक्सेलरेशन से जा रहा है? e नॉट एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब इसका जो इधर एक्सेलरेशन है, लेट्स से ये एक्सेलरेशन a है, जो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो हमें निकालना है, स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द प्रिज्म, वो हमारा स्मॉल है, ठीक है। तो अब अगर स्मॉल ब्लॉक m का जो इक्वेशन लिखते हैं, ये पहले वाले का, तो इसमें इक्वेशन लिखेंगे एम ए नॉट के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, एम ए नॉट कॉस थीटा, तो इधर हो जाएगा एक एम ए नॉट कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा एम ए नॉट साइन थीटा, ठीक है। सो एम जी साइन थीटा प्लस एम ए नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, राइट। तो m अगर कैंसिल कर देते हो दोनों तरफ, तो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस ए नॉट कॉस थीटा। Now if we do this second one, इस वाले पे अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे इसी का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लिखेंगे, तो n प्लस एम ए नॉट साइन थीटा इज एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू n प्लस एम ए नॉट इंटू साइन थीटा, ठीक है। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बना है, इस पे अगर हम इक्वेशन लिखेंगे, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि उधर ही मोशन हो रहा है, तो n साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट, n साइन थीटा इज कैपिटल M इंटू ए नॉट, राइट। सो इससे हमारा आ जाएगा कैपिटल M, सो इससे हमारा क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू एम ए नॉट डिवाइडेड बाय साइन थीटा, राइट। ये इसी से आ गया, थर्ड से आ गया। तो अब ये जो n जहां जहां पे है, इन सबको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, राइट। इसमें अगर वापस डालेंगे तो हमें निकल के आएगा, सो फ्रॉम 2 and 4, इससे हमारा आ जाएगा एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट अपॉन साइन थीटा
प्लस एम ए नॉट साइन थीटा। हमें ए नॉट का वैल्यू अभी निकालना है, इसको वहां इसमें डालेंगे और ए का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो वी हैव एम जी कॉस थीटा, ए नॉट को कॉमन ले लो, एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इससे जो ए नॉट है दिस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। ये ए नॉट का वैल्यू है, ठीक है। एम जी साइन थीटा कॉस थीटा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो फिफ्थ है, इस फर्स्ट और फिफ्थ को कंबाइन कर दो। फ्रॉम 1 and 5 we'll have a is equal to g sin theta plus of mg sin theta into cos theta divided by capital M plus small m sin square theta. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. इसको आगे फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, वॉट एवर इज कंफर्टेबल। ए नॉट कॉस थीटा भी था, सॉरी यहाँ पे एक कॉस थीटा भी है। ए नॉट कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा था। इसको और सॉल्व थोड़ा सा करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इस पॉइंट पे। सो ए इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, सो कैपिटल एम जी साइन थीटा प्लस स्मॉल एम जी साइन थीटा कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो m प्लस एम दिस इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस एम जी साइन थीटा कॉमन लेके बाहर कर लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, m प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। This is the total acceleration. क्लियर है? Yes, sir. इस सब क्वेश्चन को देखो कि जब फ्री बॉडी डायग्राम बना के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को, अगर तुमने सारा फोर्स कंसिडर किया है और फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हारा सही है, तो फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। डिफिकल्टी तब आती है जब हम लोग का फ्री बॉडी डायग्राम में कोई फोर्स मिसिंग है, या फिर हम लोगों ने किसी फोर्स को गलत डायरेक्शन में ले लिया है, या कॉन्सेप्ट कुछ गलत लगा लिया है, तब फिर प्रॉब्लम आती है।
अगर सब कुछ सही है तो ऐसा कुछ है नहीं जिसको सॉल्व करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। है ना, तुम लोग को 2 मिनट 2 सेकंड लगता है क्वेश्चंस लिखने में। तुम लोग क्वेश्चंस भी लिखा करो, क्वेश्चन लिखोगे ना तो तुम लोग को पता रहेगा कि जब रिवाइज कर रहे होगे क्या सॉल्यूशन है उसका। Okay, sir. ये स्वीडन यूएनजीए वाला कौन बच्चा है? Who is this Sweden UNGA with the name Sweden UNGA? वेदांत, सहज, माधव, ईशा, दिव्यांशी, मेघा, अनद, अमृत, आदिभव। कौन रह गया है कि बच्चा ही? अर्चित है क्या? अर्चित होगा मेरे ख्याल से। MUN वाला नाम रखे हुए लगता है। हाँ सर, वो अभी चेंज नहीं करा था, वो भूल गया, कर दूंगा चेंज। हाँ नहीं कोई बात, चेंज हो गया तुम्हारा। मुझे लगा पता नहीं ये कौन स्वीडन से कोई बच्चा आ गया क्या आईआईटी करने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो ये हम लोग का देखो सॉल्व एग्जाम्पल तो सारा खत्म हो गया, तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गए सारे एग्जाम्पल्स। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग को अभी सबसे पहले फर्स्ट से लेकर 9 तक तो तुम लोग से हो जाएगा। एक ये 10th क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करो पहले खुद से। क्वेश्चन पढ़ो और समझो क्या दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ लिया सभी लोगों ने? अब देखो क्या Yes. लिखा हुआ है इसमें कि both the springs shown in the figure are unstretched if the block is displaced by a distance x। तो मान लो ये ब्लॉक यहाँ पे है, इसको तुमने इधर x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर लिया, तो x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करने से इस स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गया x, राइट, और इधर वाले स्प्रिंग में क्या आ गया? इलोंगेशन आ गया x। तो जो कंप्रेशन है x इस वाले स्प्रिंग पे, तो उसके वजह से मान लो ये जो हमारा मास m है, राइट, इसमें इधर से कंप्रेशन जो होगा तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा वापस इसको। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग भी वापस आप पे फोर्स लगाएगा ना, एक्शन रिएक्शन फोर्स। स्प्रिंग को आपने x से कंप्रेस किया है तो स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? F इज इक्वल टू K इंटू एक्स। ये मैंने बताया था, आप लोगों को बताया था ना? Yes, sir. ये स्प्रिंग फोर्स होता है F इज इक्वल टू K इंटू एक्स, जहां पे K जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। सो K इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड X इज इलोंगेशन और कंप्रेशन, है ना, इलोंगेशन या कंप्रेशन। यहाँ पे इसमें कंप्रेशन हो रहा है, इसमें इलोंगेशन हो रहा है। कंप्रेशन हो रहा है तो आप जब फोर्स लगाओगे, इसमें x कंप्रेस कर रहे हो तो इसमें आप फोर्स लगा रहे हो K2x, राइट।
राइट। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 दे रखा है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 दे रखा है। तो इसमें फोर्स K2x लग रहा है, तो ये वापस इसको पुश करेगा सेम फोर्स से, K2x फोर्स। और जब आप इस स्प्रिंग को इलोंगेट करोगे, x से इसको खींचोगे, है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहां शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो ये x डिस्टेंस से इधर पुल हो जा रहा है, राइट। तो इसमें इलोंगेशन हो रहा है, तो ये इलोंगेशन नहीं होने देना चाहेगा, ये बोलेगा कि नहीं भाई, ये वापस इसको इलोंगेट करेंगे, तो हम लोग फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो वापस इस पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, K1 है। इस पे इसका वेट है mg और नॉर्मल रिएक्शन है n। ये सबको समझ में आया? आप ब्लॉक को राइट साइड में मूव कर रहे हो x डिस्टेंस से, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, और उसी तरह जब स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहे हो तो स्प्रिंग इसको इधर फोर्स लगाएगा, तो ये K1x और K2x है, दोनों ऐड हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि द मोमेंट इट इज बीइंग रिलीज्ड, इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है। तो जो नेट फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, so spring with spring constant K2 is compressed by X, then spring force on mass M is equal to K2x towards left अब ये वाला जो K1 वाला फोर्स है वो इलोंगेट कर रहा है, K1 वाला स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 is elongated by X, so spring force is K1x again towards left, K2x towards left और K1x towards left, right, दोनों ऐड कर लिया, है ना। तो नेट फोर्स is equal to K1 plus K2 x, this is towards left, ठीक है। नेट फोर्स ये हो गया। नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। सो इनिशियल एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, m इंटू ए इज इक्वल टू K1 plus K2 into x, तो एक्सेलरेशन a will be equal to K1 plus K2 upon m into x. Is it clear? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो।
पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा पहले इसमें। तुमने पढ़ लिया क्वेश्चन? कह रहा है small block B is placed on another block A of mass 5 kg and length 20 centimeter. तो इसका जो मास का जो लेंथ है, जो नीचे वाला ब्लॉक है, इसका जो लेंथ है दिस इज 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इनिशियली द ब्लॉक बी इज नियर द राइट एंड ऑफ ब्लॉक ए, यहाँ पे है। A constant horizontal force of 10 Newton is applied to the block A. All the surfaces are assumed frictionless. Find the time elapsed before the block B separates from block A. ठीक है, तो देखो सारे surfaces frictionless है, तो क्या सिनेरियो, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन, कौन बताएगा मुझे? इसमें स्यूडो फोर्स वगैरह लेंगे क्या? स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे इसको क्या? कौन कौन बोलता है कि इसको स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे? आदिभाव स्यूडो फोर्स लगेगा क्या इस पे? एक चीज ध्यान देने वाली यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे ब्लॉक ए का बस मास दे रखा है 5 kg, राइट? ऊपर वाले ब्लॉक का मास दिया हुआ है क्या हमें, ब्लॉक बी का? पूरे क्वेश्चन में कहीं ब्लॉक बी का मास दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो अगर ब्लॉक बी का मास नहीं दिया हुआ है तो फिर हम लोग स्यूडो फोर्स इस पे लगाएंगे कैसे? इसका मास तो पता होना चाहिए। हेलो सर। हाँ सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आदिभाव। हाँ सर ठीक है। तो इस पे क्या स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? सर इसमें सूडो फोर्स का नहीं लगेगा, हमें मास नहीं पता एक का। फिर क्या लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? अमृत, अमृत, अर्चित, माधव, सर सहज। इसमें हम वही लॉज लगा लें। ब्लॉक बी वहीं स्टेबल रहेगा उसके, क्योंकि सारी सरफेसेस फ्रिक्शनलेस हैं, तो ब्लॉक बी वहीं रहेगा, उसके नीचे से ए मूव कर जाएगा ना। बहुत हाँ सही। तो इसमें हम बस वही लॉज आपकी लगा के आवाज कर नहीं आ रही लेंगे। क्या? मैंने कहा बहुत सही, यही होगा, बिल्कुल सही बोले। तो वो पहले थोड़ा अनश्योर था कि स्यूडो फोर्स या नहीं, फिर एक तो मास वाली बात देखी, और फिर अगर स्मूथ है तो कोई फोर्स उसमें अज्यूम करने का सेंस ही नहीं बनता। हाँ बेसिकली फोर्स ट्रांसफर ही नहीं होगा ना, फ्रिक्शन के हाँ भाई, फोर्स फ्रिक्शन ट्रांसफर होता है। से ही तो कन्वे होता फ्रिक्शन जब है ही नहीं इस पे तो फोर्स ट्रांसफर नहीं होगा। और वैसे भी हम कर सकते थे, अगर इसका मास दिया होता ना तो हम इसको मान लेते कि भाई हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पे चला गया तो इसको स्टेशनरी मान लिए, उसके बाद इस पे एक फोर्स हम लगा लेते कि भाई m इंटू ए करके निकाल लेते, टोटल मास इसका और इसका जोड़ के तो नेट एक्सेलरेशन निकाल लेते इस ऑब्जेक्ट का। नेट एक्सेलरेशन निकालने के बाद इस पे स्यूडो फोर्स लगा लेते, बट वो कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ इसका मास, तो वो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, वो स्यूडो फोर्स का हम लगा ही नहीं सकते। अब बात आती है कि करेंगे क्या, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बिकॉज ये सारे सरफेसेस स्मूथलेस मतलब स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, तो इस पे जो फोर्स लगाओगे ना बी वहीं पे रह जाएगा और ये आगे निकलता चला जाएगा, ये आगे निकलता चला जाएगा। तो बेसिकली तुमको ये निकालना है कि किस एक्सेलरेशन से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। बी का मास नहीं दिया है तो इसके मास को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। 0.45 स्मॉल सेकंड्स। ब्लॉक, स्मॉल ब्लॉक बी है, स्मॉल ब्लॉक है, इसको हम लोग मासलेस मान लेते हैं। लेट द मास ऑफ ब्लॉक बी इज नेग्लिजिबल, सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा। लेट द मास ऑफ ब्लॉक बी
ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो तुम बहुत बड़े गधे होने चाहिए या बहुत स्मार्ट होने चाहिए, दोनों के बीच में हो तो फिर नहीं सॉल्व होगा। गधे होने पे क्या है कि ये सब चीज कंसिडर ही नहीं करोगे, 10/5 करके 2 एक्सेलरेशन निकाल के डिस्टेंस करके s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे, है ना, बिना दिमाग लगाए। दिमाग लगाओगे तो फिर पूरी तरह से दिमाग लगना चाहिए कि b यहाँ पे होगा, इसके मास को नेग्लिजिबल लेंगे तभी हम 10/5 करके इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, नहीं तो इसके मास को भी b के भी मास को कंसिडर करना होगा, राइट। तो फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन, मास ऑफ ब्लॉक बी इज नेग्लिजिबल, force is 10 Newton. So acceleration of block A, √_0.2। हाँ तुम्हारा आंसर सही है, 0. Acceleration of block A is equal to force by mass. So 10/5. This is 2 meter per second square. ये इस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ये ब्लॉक बी यहीं पे रह जाएगा, ब्लॉक ए आगे निकल जाएगा। तो इस केस में हमारा जो डिस्टेंस मूव करना है, कितने ब्लॉक ए को कितना डिस्टेंस मूव करना है, 20 सेंटीमीटर। ब्लॉक बी को गिरने के लिए ब्लॉक ए अगर 20 सेंटीमीटर मूव कर जाएगा तो ब्लॉक बी विल फॉल डाउन। सो distance moved by block A before the block B separates from it is equal to 20 centimeter. Now S is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी b का 0 हो जाएगा, मतलब a का 0 है। सो डिस्टेंस s मीन्स 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इंटू टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2, टाइम इलैप्स्ड इज square root of 0.2. Square root of 0.2 is equal to 0.447. Zero 0.45 seconds. समझ में आ रहा है ना? बेसिकली तुम कंसिडर करो कि ये दोनों ब्लॉक्स हैं, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये ऊपर वाला ब्लॉक वहीं रह जाएगा और नीचे वाला इसके साइड से नीचे से ऐसे निकल जाएगा, राइट। तो उसके लिए ये जो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, अपने लेंथ के बराबर का डिस्टेंस मूव कर रहा है, राइट। और फ्रिक्शनलेस है तो आराम से मूव कर गया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर करके वो निकाल लिया। क्लियर? क्लियर है बच्चों? हाँ सबने लिख लिया? सभी ने लिख लिया क्वेश्चन? हाँ यस सर। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप।
देखो, मैन हैज फॉलन इनटू अ डिच ऑफ विड्थ d, इसका जो डिच का जो विड्थ है ये d है, राइट, एंड टू ऑफ हिज फ्रेंड्स आर स्लोली पुलिंग हिम आउट यूजिंग अ लाइट रोप and two fixed pulleys as shown in the figure. Show that the force assumed equal for both the friends exerted by each friend on the road increases as the man moves up. Find the force when the man is at depth h. So basically ये देखो, इस पे इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये पॉइंट मास मानते हैं, ये टेंशन T इधर की तरफ, टेंशन T इधर की तरफ, है ना. फोर्स एज्यूम्ड इक्वल फॉर बोथ द फ्रेंड्स, राइट. Exerted by each friend on the road increases as the man moves up. So इसका जो width, इस ये जो चीज है ये, so अब इक्वेशन लिखते हैं, ये जो डिस्टेंस होगा ये पूरा d है, तो ये d/2 हो जाएगा, ये d/2 हो जाएगा, ये h है और ये भी h है, ठीक है. सो ये जो एंगल है थीटा, अब हम लोग यहाँ पे इसको थीटा ले लो. सो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा. तो हमारे पास सबसे पहले तो जो cos थीटा का वैल्यू निकाल लो. cos थीटा निकालोगे तो ये h है, ये d/2 है, राइट. इसको कंप्लीट कर लेंगे तो दिस इज बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब h डिवाइडेड बाय रूट दिस. सो cos थीटा is equal to h divided by root under h square plus d square by 4. तो ये बेसिकली 2h by root under 4h square plus d square. ये cos थीटा निकल गया. अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना रहे हैं. नीचे जो वेट होगा दिस विल बी इक्वल टू mg, और जो ऊपर फोर्स है दिस इज 2t cos थीटा. सो बेसिकली क्या है, ये धीरे धीरे ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है. स्लोली पुलिंग हिम आउट, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, धीरे धीरे इसको पुल किया जा रहा है. तो धीरे धीरे पुल किया जा रहा है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन से ये ऊपर जाएगा. जितना ऊपर फोर्स है उतना ही नीचे फोर्स है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है. So every line, जैसे मैंने बोला था, every line is very important. So fallen into a ditch of width d and two of his friends are slowly pulling him out. इसका मतलब there is no acceleration. Since there is no acceleration, 2t cos theta will be equal to mg, right? हमें पहले तो t का वैल्यू निकालना है. t is equal to mg divided by 2 cos theta. So this is mg by 2. cos theta से डिवाइड करना है रूट अंडर 4h square plus d square divided by 2h. So t is equal to mg d square plus 4h square divided by 4h. हमारा टेंशन है. आपसे पहले ये तो प्रूव करने ये बोल रहा था कि the force exerted by each friend on the road increases as the man moves up. तो देखो, जितना ज्यादा टेंशन इंक्रीज करेगा, ये आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इस पे टी इधर
राइट? तो ये रोड पे बेसिकली कितना फोर्स लगाएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. टी जितना ज्यादा होगा उतना रोड पे उसको फोर्स लगाना होगा, है ना? तो दिस इज जैसे जैसे एच आपका, राइट, इसको अगर एच को यहाँ पर से बाहर कर ले तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी, एच बाहर कर लो, दिस इज 4 प्लस डी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4h, एच एच कैंसिल कर. अब ये देखो कि जब h कम होगा, राइट, तो ये बढ़ेगा तो टेंशन भी बढ़ेगा. तो फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे h लेस हो रहा है ना? इस वाले इक्वेशन से देख सकते हैं. फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट डेप्थ h. तो वो जो डेप्थ h पे जो फोर्स होगा दैट विल बी mg रूट अंडर 4 प्लस ये जो हम लोगों ने निकाला है, mg by 4h d square plus 4h square. This is the force. Is it clear? क्लियर है सभी को? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. लिख लिया है तो बताओ, फिर आगे हम लोग मूव करें. हाँ सर, लिखिए. ये अटेम्प्ट करो, ये इजी है. सर आपने स्लाइड चेंज कर दी? हाँ, क्वेश्चन कह रहा है एलिवेटर शोन इन दिस फिगर इज डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. द मास ऑफ द ब्लॉक A is 0.5 kg. What force is exerted by the block A on the block B? तो अगर हम लोग ये देखें, A का अगर हम लोग बनाएं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, तो ये B के ऊपर रखा हुआ है, ये A वाला. सर हाँ जी, आंसर 4 न्यूटन है क्या? हाँ 4 न्यूटन. हाँ सर 4 आ रहा हमको भी. हाँ 4 न्यूटन. तो A है, ये B है. अब A वाले का अपना जो वेट होगा, दिस इज mg, ठीक है. नॉर्मल रिएक्शन n हो गया. बिकॉज ये बेसिकली एलिवेटर है जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस पे एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे ऊपर के तरफ,
दिस इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग कह रहे हैं कि द मास ऑफ द ब्लॉक ए, व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी, तो ए बी पे क्या फोर्स लगाएगा, जितना नॉर्मल रिएक्शन बी ए पे लगा रहा है वही ए बी पे लगाएगा, राइट। तो आपको एन का ही वैल्यू निकालने बोला है। अगर बी का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन जो ए लगाएगा फोर्स वो एन ही लगाएगा, तो आपको एन का वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में। सो बेसिकली एन प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी, राइट। स्टेशनरी है, अगर हम लिफ्ट के अंदर है, एलिवेटर के अंदर है, तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी होगा। सो एन विल बी इक्वल टू एम जी माइनस ऑफ एम ए। सो हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, एन इज इक्वल टू एम जी कितना है हमारा 0.5 इंटू 10 कर लो माइनस ऑफ 0.5 इंटू 2। जी का वैल्यू नहीं दिया होगा तो 9.8 ही लेना है। यहाँ पे 4 न्यूटन आ रहा है आंसर, इसीलिए हम लोग 10 ले रहे हैं, बट ऐसे नहीं दिया होगा तो हम लोग को 9.8 ही लेना है। 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। क्लियर है सभी को? लिख लिया सभी ने? यस सर। ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। सेम एपरेंट वेट वाला क्वेश्चन है। So a person is standing on a weighing machine placed on the floor of an elevator. The elevator starts going up with some acceleration, moves with uniform velocity for a while and finally decelerates to stop. So the maximum and the minimum weight recorded are 72 kg and 60 kg. जब ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका जो वैल्यू होगा वेट का, एपरेंट वेट होगा, दैट विल बी mg प्लस m।
जब डिसेलरेट कर रहा होगा तब जो इसका वेट होगा दैट विल बी mg माइनस m. डिसेलरेट मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन तो उस केस में जो स्यूडो फोर्स होगा अपवर्ड लगेगा. स्यूडो फोर्स इस पे डाउनवर्ड लग रहा है जब ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है. जब डिसेलरेट कर रहा है तो फिर है ना अपवर्ड लगेगा, तो mg माइनस ma हो जाएगा. तो मैक्सिमम और मिनिमम वेट्स दे रखा है, मतलब mg प्लस ma इज इक्वल टू 72g, mg माइनस ma इज इक्वल टू 60g. इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करेंगे, प्लस ma कैंसिल हो गया, ट्वाइस ऑफ mg इज इक्वल टू 132g. सो इससे हमारा mg इज इक्वल टू 66g आ गया. सो g का वैल्यू 9.9 बोला है, तो 66 इंटू 9.9, ठीक है. सो एक मिनट. सो ये 132g हो गया. सो g और g कैंसिल हो गया. इससे हमारा ट्रू वेट हमारा जो निकलेगा दैट इज m इज इक्वल टू 66 kg निकलेगा. ठीक है, mg इज इक्वल टू 66g और m इज इक्वल टू 66 kg. अब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है. यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, सो mg m टाइम्स g प्लस a is equal to 72g. अब g plus a is equal to 72g by 66. Right. So a is equal to 72g minus 66g divided by 66. So 6g, 6 into 9.9 divided by 66. A का वैल्यू हो जाएगा, A is equal to 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर है? यस सर. यस सर. यहाँ पे लिख लेना, A is equal to 72g by 66 minus 6.